नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में चीन में मौलिक अधिकारों की स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम जनवादी चीन का विधानमंडल यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। पहले ही आरंभ में ही जितनी बार हमने संसद की चर्चा की है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि शासन के 3 अंग होते हैं, जो कि एक कानून बनाने का कार्य करता है, जिसे कि व्यवस्थापिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य जो व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून है उनको लागू करना है, और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों की समीक्षा करना है। जनवादी चीन का जो विधानमंडल है यानी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन का जो नया संविधान है 1982 का, उसमें विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और चीन का जो विधानमंडल है यानी कि चीन की जो संसद है, चीन की जो व्यवस्थापिका है, उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी कि द नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया, और संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायकी शक्तियों का प्रयोग करेगी। जनवादी कांग्रेस की शक्तियों के विषय में पढ़ने से पहले हम जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन की बात करते हैं। चीन में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। विश्व के प्रमुख देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अस्तित्व पाया जाता है। चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, भारत हो, सभी जगह यदि हम देखें तो 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका देखने को मिलती है। लेकिन चीन जो है वहाँ पर एक सदन वाली व्यवस्थापिका है। 1954, 1975, 1978 के संविधानों में भी विधानमंडल एक सदनात्मक था, और इसी व्यवस्था को नए संविधान में भी बनाए रखा, जो कि 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। पहला, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि। मार्च 2004 में अनुच्छेद 59 में संशोधन करके विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और उनके निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति की व्यवस्था कानून के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, अर्थात 18 वर्ष प्राप्त कर लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति चीन का वयस्क नागरिक माना जाता है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी होते हैं, और वो निर्वाचन में उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मताधिकार से उन लोगों को वंचित कर दिया जाता है जो कि पागल हों, न्यायालय द्वारा दंडित हो, या साम्राज्यवादी और पूंजीपति तथा सामंत न रहे हों।
जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति 3037 थी। इस प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को जीपीटी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह ही चीन में भी उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारी की यह नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है। इसे ही लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाता है। वहाँ पर संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति के 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नए कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए, ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है। 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन को बुलाने का आग्रह करें तो उसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्यों की अब हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 62 में किया है, जो कि इस प्रकार से है। पहला, अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। यह संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। यह फौजदारी, दीवानी, राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण और संशोधन करती है। जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करती है। जनवादी कांग्रेस ही स्टेट काउंसलर, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल, राज्य परिषद के महासचिवों का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनयन होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी प्रोसिक्यूटर्स जनरल का निर्वाचन करती है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच और स्वीकृति प्रदान करती है और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। यह राज्य के बजट की जांच और स्वीकृति प्रदान करती है। ये बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। इसके अतिरिक्त ये स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल भी सकती है और उन्हें रद्द भी कर सकती है। ये नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों, नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए उनकी स्वीकृति भी प्रदान करती है। ये विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय भी करती है। साथ ही युद्ध और शांति के प्रश्नों का समुचित निर्णय भी लेती है। यह उन सभी कार्यों शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में अपेक्षित है। नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने पद से पदच्युत करने का अधिकार भी है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को उनके पद से हटा सकती है। ये प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसलर्स, मंत्रालयों और आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल और स्टेट काउंसिल के महासचिव को उसके पद से हटा सकती है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन और उनके सदस्यों को हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उसके पद से हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी क्यूरेटेड के प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके पद से हटा सकती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस व्यापक शक्तियों को धारित करने वाली संस्था है। अब इसकी वास्तविक स्थिति की जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस
ब्रिटेन के लोक सदन या अन्य किसी भी देश की व्यवस्थापिका से किसी भी रूप में कम नहीं है। उसे न केवल विधायकी शक्तियां प्राप्त हैं, अपितु विधायकी के साथ साथ उसे प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। नए संविधान के अंतर्गत तो उसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग भी कह दिया गया है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जनवादी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी भी पदाधिकारी को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही चीन में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई व्यवस्था है। इसीलिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के सामने भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों का ब्रिटेन की संसद या पूर्व सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत से भी अधिक व्यापक शक्तिशाली इसको कहा जा सकता है। नए संविधान में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के द्वारा राज्य सत्ता के अन्य किसी अंग को प्रदान नहीं की गई है। साथ ही साथ ये उपबंध भी बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिसकी की चर्चा संविधान में ना की गई हो। ऐसा कोई भी व्यवस्था अमेरिका, भारत या पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में नहीं है जैसा कि चीन के संविधान में है। केंद्रीय सत्ता जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से यदि हम वास्तविक स्थिति की बात करें तो कांग्रेस की जो चीन की जो जनवादी कांग्रेस है वो बहुत ही शक्तिशाली है और विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा ये अधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है, क्योंकि दूसरे देशों में किसी न किसी माध्यम से व्यवस्थापिकाओं पर अंकुश बना रहता है, लेकिन चीन में ऐसी कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि व्यवस्थापिका पर कोई अंकुश लग सके। ना ही कार्यपालिका द्वारा और ना ही न्यायपालिका के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम चीन की जो स्थायी समिति है उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।